आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। दूसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी गोवा में सरकार बनाने में कामयाब हुई है और मणिपुर में भी बीजेपी को राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता मिल चुका है। शौक में आई कांग्रेस पार्टी ने गोवा में बीजेपी के सरकार बनाने की कोशिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई खास राहत नहीं मिली है। कांग्रेस अब बीजेपी पर अनैतिक तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। मनोहर पर्रिकर के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही गोवा में कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना टूट गया है। पर्रिकर की शपथ पर रोक लगाने की मांग लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कांग्रेस को वहां से भी सिर्फ फटकार ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि अगर उसके पास संख्या बल है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए। कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके पास बहुमत का आंकड़ा है भी। गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर को 2 दिन में बहुमत साबित करने को कहा। अब 16 मार्च को मनोहर पर्रिकर का शक्ति परीक्षण होगा। हालांकि दोपहर को दिग्विजय सिंह कांग्रेस के 17 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने गए, लेकिन मनोहर पर्रिकर पहले ही राज्यपाल को 21 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंप चुके थे। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसे मौका मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने बीजेपी पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है, तो राज्यपाल जी का ये कहना कि आप शपथ लीजिए और कुछ ही दिनों के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए, ये बिल्कुल स्पष्ट था। गोवा जैसी कहानी मणिपुर में भी दोहराई जा रही है। वहां भी कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन बीजेपी ने छोटे दलों और निर्दलियों के समर्थन से बहुमत का जुगाड़ कर लिया है। कांग्रेस यहां भी बीजेपी पर पैसे और ताकत के उपयोग का आरोप लगाने में लगी है, लेकिन सवाल यहां भी वही है कि अगर गोवा और मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उसने आगे बढ़कर सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं किया। क्या कांग्रेस का आलाकमान इंतजार में ही रह गया जबकि बीजेपी बाजी मार गई। इस पर देखिए बड़ी बहस आगे। और आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि गोवा मणिपुर को कांग्रेस ने खुद अपने हाथ से फिसलने दिया है। क्या है आपकी राय, बताइए हमें हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर, या आप SMS भी कर सकते हैं अपना व्यू 51818 पर। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से चर्चा करेंगे, समाचार एजेंसी ANI की संपादक स्मिता प्रकाश जुड़ी हुई हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य और वरिष्ठ वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी से भी हम चर्चा करेंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पर। तो स्वागत है आप सबका। आलोक शर्मा जी, सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी गोवा और मणिपुर में, इतनी देर क्यों लग गई? क्या मुख्यमंत्री चुनने में आप लग गए गोवा में, क्या सेलिब्रेट करने में आप लग गए, क्यों इतनी देरी? देखिए, मैं समझता हूं कि स्पष्ट बहुमत किसी को भी पार्टी को वहां पर नहीं मिला था और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी पार्टी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो उस समय पर तमाम आयामों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, तमाम चीजों पर तमाम विषयों के ऊपर अपनी पूरी तरह से रणनीति बनाई जाती है। लेकिन एक अजीब सी बात हुई गोवा के अंदर कि रक्षा मंत्री ने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया और राज्यपाल महोदया जो हैं वो रक्षा मंत्री साहब को ही कह रही हैं कि आप आइए और सरकार बनाइए। जिस समय पर मोदी जी यहाँ पर न्यू इंडिया का भाषण दिल्ली में दे रहे थे तो इनके तमाम बड़े लीडर्स मणिपुर और गोवा में खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, लालच, मंत्री पद, तमाम चीजों का व्यापार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी इस चीज में शायद कहीं ना कहीं पिछड़ गई कि हम किसी तरह की, क्योंकि हम बार बार कहते रहे कि हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं और बीजेपी ने इस तरह की चीजों को, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजों को अपना आलोक शर्मा जी, क्या आप लोगों ने जो दूसरे नेता थे जैसे गोवा फॉरवर्ड पार्टी थी उनको आप लोग ने अप्रोच नहीं किया, या जो डील आपने ऑफर की वो इतनी अच्छी नहीं थी?
क्या दिक्कत रह गई और क्या नहीं, आप ये कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रहे थे, मैं सवाल पूरा करूं सर, आप उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती और आपका इंतजार कर लेती कि आप अपना अलायंस बना लें? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की 2-3 घटनाएं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो 13 दिन की सरकार 1999 में, जिसमें अरुण जेटली जी स्वयं मंत्री रहे थे, 13 दिन चली। राष्ट्रपति महोदय ने, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी तो उसको बुलाया, बहुमत सिद्ध नहीं हुआ। इसी तरह का अगर एक एग्जाम्पल 2013 का देखें, जब केंद्र में हमारी सरकार थी और आम आदमी पार्टी के 28 विधायक आए थे, हमारे 8 थे और बीजेपी के 32 थे, तब भी बीजेपी को बुलाया गया, बीजेपी ने मना कर दिया कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं। मैं समझता हूं तमाम ऐसे मौके रहे हैं जब राज्यपाल और उपराज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह किया है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी हाथ पर हाथ रख के बैठेगी, हम तो समझते थे कि पार्टी विद ए डिफरेंस है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने कार्यकलाप किया है, जिस तरह से संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग किया है, आज उनको किसी भी तरह से आज देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप मुझे बताइए, उनके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट, मुख्यमंत्री हार गए स्वयं, 8 में से 6 मंत्री हार गए, 21 विधायक उनके हार गए। आरोप का जवाब ले लेते हैं आपको नैतिक आधार पर आपको सरकार बनाने का कोई किसी तरह का नैतिक सवाल है नैतिकता का, अंदर, मणिपुर के अंदर नहीं। सवाल है नैतिकता का। नंबर्स आपके पास है, आप पहले पहुंचे लेटर्स लेकर, लेकिन क्या गवर्नर को, मृदुला मैम को, क्या पहले कांग्रेस पार्टी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी? नैतिकता कहां है? क्या पार्टी विद डिफरेंस है आप? नैतिकता का पाठ क्या हमको कांग्रेस से सीखना पड़ेगा? अरे भाई, मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं बड़े साफ गोई से। देखिए, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई आपकी तो आपको पहला अधिकार है, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, आपको पूरा अधिकार है, आपको गवर्नर को बुलाना चाहिए आपको। अगर आप नहीं है तो आप उसके नीचे पढ़िए। मेजोरिटी नहीं है, सवाल तो तभी बड़ा होता है। आप जरा यही इनके साथ कभी इसके लिए साथ इनके साथ डिबेट करने में मजा नहीं आता है। चुप रहना नहीं जानता, सुनने की आदत आप पूरा कीजिए, फिर इनके पास में जाऊंगी। से आपकी बात पूरी सुनी कि नहीं? अच्छा, एक मिनट आप पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह, उसमें फिर आगे देखिए तो अगर एक ग्रुप अगर ऐसे नंबर पेश करता है जो कि लाइक माइंडेड लोग हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स, तो अगर वो एक ग्रुप अगर फॉर्म करते हैं जिसमें मेजॉरिटी हो तो उसको अधिकार है, उसके लीडर को बुलाया जाएगा। तो मैं ये पूछता हूं कि इनको पुरानी बात करेगा, प्रेसिडेंट उठा के देखिए, मिस्टर आलोक शर्मा, प्रेसिडेंट उठा के देखिए आपने क्या किया है हमारे बीजेपी 61 MP रहने के बावजूद, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद आपने सरकार बनाई। आपने पहले मौका आपको मिला, हमें नहीं मिला। आपने ऐसा सरकार नहीं बनवाई 1996 में। आप नैतिकता की पाठ मत पढ़ाइए मिस्टर आलोक शर्मा, आप पुरानी हमने नहीं बनाई, ये पाठ किसी और को पढ़ाइए। अच्छा, एक मिनट, एक करके सवाल लेते हैं, एक करके सवाल लेते हैं, क्योंकि एक साथ बात करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे पास नंबर है, हमारे पास आप अरे भाई, नंबर कहाँ है? कौन कह रहा है? आप ही तो स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं। क्या आप इसको मंत्री पद दे देंगे, इसको रुपया दे देंगे, इसको गाड़ी दे देंगे, इसको बंगला दे देंगे? गवर्नर के संवैधानिक पद पर यह तय होना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग रुके। अच्छा, एक मिनट, उनसे बात नहीं कर पा रहे। मैं एक डिबेट हुआ था कल, आपके पार्टी के लोग पहुंच नहीं पा रहे। एक मिनट, जफर इस्लाम जी, जो 2-3 स्पेसिफिक सवाल है उन पर आप बोलिए। आलोक शर्मा जी रुक जाइए, आलोक शर्मा जी रुक जाइए, आलोक शर्मा जी ऐसा मत कीजिए डिबेट को। एक मिनट, जफर इस्लाम जी, इस सवाल पर कि क्या, जैसे दिल्ली चुनाव का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है 2013 का, सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी, लेकिन जब बीजेपी ने कहा कि हम सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी से पूछा गया और फिर कांग्रेस ने समर्थन दिया और वो सरकार बनी 49 डेज के लिए चली। लेकिन क्या गवर्नर को पहले सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देना चाहिए था? कर दी नहीं, इन्होंने मंशा जाहिर नहीं की थी, बीजेपी ने मना कर दिया था, ऑफिशियली मना कर दिया था। नहीं, आप शायद उस समय बीजेपी में नहीं थे, ये इन्होंने 2013 में। ऐसे स्थिति में इन्होंने जान के, कांग्रेस ने बोला था मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, पार्ट में उसका
पार्टनर नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा। ऐसे में गवर्नर ने उनको बीजेपी को बकायदा न्योता दिया गया था और बीजेपी ने बकायदा ऑफिशियली मना किया। स्मिता प्रकाश जी, देखिए, If all is fair in love and war, आपके पास कोई जाना नहीं चाहता है। क्या लोकतंत्र और सरकार बनाना, एक मिनट जफर साहब, इफ ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, स्मिता प्रकाश जी के लिए सवाल है, क्या सरकार बनाना और लोकतंत्र एक तरह से युद्ध जैसा बन गया है और जिसने पहले बाजी मारी वही सिकंदर? बीजेपी ने सही समय पर और जल्दी से जल्दी एक कोalition स्टिच अप कर लिया था और वो चिट्ठियां लेकर गवर्नर के यहां पहुंचे। देखिए, इलेक्शन लड़ा जाता है जीतने के लिए और अगर क्लियर मैंडेट नहीं था तो इट वाज क्वाइट क्लियर दैट ऐसे मौके पर कांग्रेस को सरकार बनाना इट शुड हैव बीन द इजियर ऑप्शन। इनके पास ज्यादा नंबर थे, इनको समर्थन मिलना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इनके जो मैनेजर्स गए थे उन्हें क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला था सेंटर से कि वो क्या क्या ऑफर कर सकते हैं टू मेक अ गवर्नमेंट। लेकिन जो बीजेपी है उनके पास एक रणनीति थी, उनके पास रणनीति यहां तक तय किया हुआ था कि अगर उत्तर प्रदेश में भी नंबर ना आए तो इसके बाद हम कहां जाएंगे, कहां से तोड़ के लोगों को लेके आएंगे, अगर कोalition बनाना होगा क्या करेंगे। दे हैड चार्टेड द होल थिंग आउट, लेकिन कांग्रेस जो है वो दे डिडंट डू इट। संडे को या तो ये लोग होली में मस्त थे, संडे मंडे पता नहीं क्या था, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्होंने वो सपोर्ट नहीं दिया दिग्विजय को जो देना चाहिए था शायद, एंड ही कुड नॉट डिलीवर। और कांग्रेस के वहां पे जो मीडिया से बात कर रहे थे वहां के लेजिस्लेटर्स, वो खुद कह रहे थे कि दे डिडंट हैव अ प्लान ऑफ एक्शन रेडी कि आप वो किससे बात करेंगे, कैसे ले आएंगे। एंड दूसरी बात, बीजेपी जो है दे न्यू एग्जैक्टली कि वो क्या ऑफर करने वाले हैं, एंड वो पारिकर के ऊपर डिपेंडेंट थे, नितिन गडकरी वहां पर थे, अमित शाह एंड वेंकैया नायडू हैड अ प्लान ऑफ एक्शन। तो जब आप एक इलेक्शन लड़ते हैं तो यू हैव टू हैव ऑप्शंस रेडी इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आप इलेक्शन नहीं जीतते तो आप क्या करेंगे इसके बाद, स्टेप 1, स्टेप 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इलेक्टोरली आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो कि आजकल लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर और गोवा दोनों में इनकी सरकार बननी चाहिए थी। ये मेजॉरिटी इनके पास सिंपल मेजॉरिटी तक मिलने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नहीं बना पाए। और आज आप देखेंगे दे वर ट्राइंग टू से कि ये दिस इज अनफेयर, ये बीजेपी जो है पार्टी विद द डिफरेंस है। भाई आप बीजेपी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप अपनी पार्टी पे तो देखें ना, आप अपनी पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम बीजेपी? विनोद शर्मा जी, 4 सीट चाहिए थे इनको गोवा में, 3 सीट चाहिए थे मणिपुर में, दोनों जगह बाजी ये हार गए। क्या इसलिए हार गए क्योंकि खबरें ऐसी थी कि एक तरफ जहां नितिन गडकरी जी गोवा में सारे अलायंस पार्टनर्स को मिलाकर उनको न्योता दे रहे थे, उनका समर्थन प्राप्त कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह इस लड़ाई में लगे हुए थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री कांग्रेस का। देखिए, इसको 2 सतह पे हमको जांचना चाहिए, जो वहां गोवा में हुआ और मणिपुर में हुआ। पहला तो मैं अगर प्रोप्राइटी का सवाल उठाऊं तो गोवा में बीजेपी को नैतिक तौर पर सरकार बनाने का अधिकार नहीं था क्योंकि वहां वो स्लिप की थी, वहां वो हारी हुई पार्टी है। और मणिपुर में कांग्रेस को नैतिक तौर पर सरकार बनाने का अधिकार नहीं था क्योंकि उनके आंकड़े पहले के मुकाबले कम हो गए। ये तो एक नैतिक बात है। दूसरी बात आती है गवर्नर की। अब गवर्नर के पास आपने जाकर क्लेम क्यों नहीं किया, ये और पैनलिस्ट कह रहे हैं और इसको एक बड़ी चूक मान रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो 21 लोग इलेक्ट हुए गोवा में, उनमें मेरे जानकारी के मुताबिक एक मत नहीं था किसी लीडर पर, और बीजेपी वहां पर स्कोर कर गई क्योंकि वो मनोहर पारिकर जी को वहां पर ले गई, जो एक डिमांड महाराष्ट्रवादी गौमंत्रिक पार्टी की भी थी कि अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो समर्थन देंगे, एमजीपी समर्थन देगी, और वो समर्थन नितिन गडकरी ने वहां पहुंचकर बीजेपी के लिए तत्परता से जुटा दिया। लेकिन ये भी बात है कि जो इलेक्शन लड़ा गया था यूपी में, जैसे नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया था इलेक्शन का, उसी तरह से गोवा में इलेक्शन का नेतृत्व माननीय मनोहर पारिकर ने किया था।
बावजूद उसके बीजेपी वहां हारी, उसके आंकड़े गिरे। तो देखिए, बात यह है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। और गवर्नर को, अब जहां तक गवर्नर की बात है, देखिए गवर्नर के दो दायित्व होते हैं। गवर्नर बुला सकता था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, जिस तरह से अटल जी के टाइम में, जैसे किसी और ने कहा, उनको बुलाया गया था। और अटल जी के, और उसी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी बुलाया गया था 89 में, जब कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, पर उसने कह दिया कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। जी, अब ऑडियो तकनीकी प्रॉब्लम है विनोद शर्मा जी की आवाज में, उसको ठीक करके फिर लौटते हैं। पीडीटी आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नर की भूमिका पर आज सवाल उठ रहे हैं आचार्य जी। सवाल ये है कि क्या जब मनोहर पर्रिकर जी उनके पास गए, मृदुला सिन्हा जी के पास गए, अपनी चिट्ठियां लेकर, कहकर के हमारे पास इतने विधायक हैं, तो क्या करना चाहिए था उनको? क्या कहें कि नहीं नहीं, आपके ये जो नंबर्स हैं हमें नहीं एक्सेप्टेबल है, पहले हम कांग्रेस को पूछेंगे? क्या ये सही रास्ता होता, और क्या उन्होंने कुछ गलत किया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं लिखा है। तो जो प्रोसीजर है जी, वो है नहीं उसमें। लेकिन उसकी जगह हमने काफी कन्वेंशंस एस्टैब्लिश किए हैं कई सालों से, और एक कन्वेंशन जिस पर काफी सब लोगों का कंसेंसस जैसा है, वो ये है कि जब किसी पार्टी का बहुमत नहीं आता है, उस हालत में दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर पूछें कि आप गवर्नमेंट बना सकते हैं कि नहीं। अगर वो तैयार होते हैं तो उनको कहते हैं कि ठीक है, कर लीजिए, और आपका जो बहुमत है आप हाउस में प्रूव कर लीजिए। ये प्रोसेस होता है, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है। ये अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती, या वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, उस हालत में गवर्नर फिर दूसरी पार्टी के पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट आप बना सकते हैं तो बनाइए। ये एक प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन चलता है, और ये प्रोसेस चलता रहा है। अब गोवा में पता नहीं गवर्नर ने ये प्रोसेस नहीं शुरू किया, बल्कि वो जो बीजेपी के जो लीडर है वो पहुंच गए अपने सपोर्ट के साथ, और उनको तुरंत बना लिया चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनको इन्होंने कंसल्ट किया ही नहीं है। असल में एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, जब किसी पार्टी का बहुमत होता है उस वक्त गवर्नर उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जा सकते हैं अपने लिस्ट लेके। वही जो प्रक्रिया है, जाते हैं वो गवर्नर के पास लिस्ट सबमिट करते हैं, और गवर्नर तो उनको इमीडिएटली अपॉइंट करते हैं। लेकिन आचार्य जी, क्या ये नियम है? क्या ये नियम है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको न्योता देना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तब भी जब दूसरी पार्टी सारे चिट्ठियां और बहुमत के जो प्रूफ है, सबूत है, लेकर पहुंच गई है आपके पास? देखिए ना, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं। मान लीजिए गवर्नर ने वो एक्सेप्ट कर लिया और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जी, और उनको कहा कि आप अपना बहुमत स्पष्ट वहां पर प्रूव कर लीजिए। लेकिन बहुमत प्रूव करने से पहले अगर ये जो दो तीन पार्टियां हैं जिनका सपोर्ट इन्होंने लिया है, वो तो एक दूसरे के खिलाफ तो लड़े हैं इलेक्शन में, मान लीजिए उनको दूसरा कोई ऑफर मिल जाता है, वो अच्छा कोई ऑफर मिल जाता है, वो चले जाते हैं दूसरी तरफ, और ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो गिर जाता है। उस हालत में लोग क्या कहेंगे? वो तो फिर गवर्नर का जो डिसीजन है वो गलत ही कहेंगे ना। लेकिन मान लो ये बहुमत, ये जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ भी ये हो सकता है, लेकिन उस हालत में गवर्नर अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कह के कि हमने तो जो नॉर्मली जो तरीका है वो अपना लिया है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हमने दिया है, बाकी तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो तो अपने आप डिसाइड कर ले जो भी है, लेकिन हमने एक तरीका अपना लिया है जो
सालों से ये जफर इस्लाम सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो तरीका अपनाया जा रहा है सालों से, उस तरीके को नहीं अपनाकर राज्यपाल ने जो पार्टी पहले आई और यहाँ इस केस में बीजेपी थी, उसकी स्टेक को मानकर मनोहर पर्रिकर जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। खैर उसके बाद देखो ना, ये तो एक एकेडमिक क्वेश्चन रह गया अब, क्योंकि जी जफर इस्लाम से सवाल है कि क्या ये एक रेस है कि जो पहले पहुंच गया वो जीत गया, या एक प्रक्रिया जो चली आई है उसे इग्नोर किया गया? देखिए तमन्ना जी, किसी तरह से भी देखिए तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो हम लोगों ने फॉलो किया है। इसके प्रेसिडेंट्स भी हैं, हमारे पास नंबर्स होने चाहिए थे, नंबर्स हैं, और हमने बिल्कुल उसी तरह के प्रोसेस फॉलो किया जिस तरह से फास्ट में ऐसा हुआ है। ये कहना कि सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। सरकरिया कमीशन में अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आई है वो मेजोरिटी भी है, सिंपल मेजोरिटी भी है, तो बिल्कुल उसको अधिकार है पहले। लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं है तो इन दैट इवेंट जो पार्टी एक ग्रुप बना सकती है जो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा हो, उसको अधिकार है और उसको गवर्नर को बुलाना चाहिए। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट में भी आप देख लीजिए, साफ साफ इसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन हम ये भी बात बताना चाहते हैं कि आप देखिए इन्होंने दिल्ली में कैसा किया था, इन्होंने पुरानी हिस्ट्री जाके देखे। कांग्रेस को रोने का रो रही है, मुझे अफसोस हो रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह के काम किया है पुराने, अब वही काम के लिए, और आज देखिए ये जैसे आप इन्होंने निकाल दिया है ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं। अब ईवीएम के बारे में ये बात कर रहे हैं, जबकि जहां जहां जीते हैं, जब तक ये जीत रहे थे तो इनको लोगों का इनको मैंडेट था तो ईवीएम ठीक है। लोगों का इनका मैंडेट हट गया तो इनका ईवीएम खराब हो गया। और आलोक शर्मा जी, यहाँ पर सवाल है कि आप जमीनी सच्चाई से आलोक शर्मा जी, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप ये दलील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि गवर्नर ने आपके मुताबिक सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। आप ये दलील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दलील को खारिज कर दिया है सर, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ आपसे पूछा कि अगर आपके पास आंकड़े थे, अगर पूरी बहुमत है आपके पास, तो उसके चिट्ठियां कहाँ हैं? क्या आप गवर्नर के पास गए? नहीं गए थे। क्या आप उनके एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे? नहीं गए थे। तो आप किस बेसिस पर आज कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने गलत काम किया है? देखिए, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का समय दिया गया था गवर्नर महोदय के द्वारा, उसको 2 दिन में तब्दील कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसआर बोमई केस के बाद क्या चिट्ठी, पत्री और परेड और तमाम चीजें हैं, क्या उनका कोई महत्व है? एसआर बोमई केस के बाद जब डिसीजन आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद कांग्रेस की सरकार चाहे राज्य में रही हो चाहे केंद्र में रही हो, कहीं पर भी ऐसा कोई कदम उठा? और अगर उससे पहले अगर कोई कदम उठाओ और कहें कि साहब कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हीं पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं जो एसआर बोमई केस से पहले हुए थे? मैं समझता हूं तमाम चीजें बीजेपी भी समझती है और देश का हर नागरिक भी समझता है। आपने कहा कि साहब हमारे पास नंबर है, भाई कौन डिसीजन लेगा इसका नंबर है? जब एसआर बोमई केस में क्लियरली कहा गया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही नंबर है कि नहीं इसका निर्णय होगा। क्या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया? क्या उसने राइटिंग में मना कर दिया? अरे सर सुन तो लीजिए। अरे सर कोई बात नहीं, आपको हॉट सेलिंग करेंगे, आप किसी को शपथ दिला दिया है। आलोक शर्मा जी 48 घंटे समर्थन करें उनको शपथ दिला दिया है, पास करेंगे। जो समर्थन कर रहे हैं वो दोनों लोग बीजेपी की तरफ से बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगे ना मैडम? अच्छा अरे मैडम, आप दोनों बीजेपी की तरफ से बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस्लाम जी मुझे सवाल पूछ लीजिए, मैं सवाल पूछूं आलोक शर्मा जी से। आप कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, मेरा पहले का तो उत्तर देने नहीं दिया आपने। आपने दिया उत्तर सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। पूछिए। आप जो कह रहे हैं कि कहां पर है समर्थन जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं वो शपथ ले चुके हैं मंत्रियों के पद के लिए, वो बोल चुके हैं साफ तौर पर कि हम समर्थन कर रहे हैं और ये हमारे कारण है। उत्तर सुन लीजिए मेरा, तमन्ना जी आप उत्तर सुन लीजिए मेरा। वो दोनों तीनों पार्टियां उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो वो एमएलए जीत कर आए हैं उनके क्षेत्रों में जनता विद्रोह कर रही है उनके खिलाफ। पहली चीज, आपने क्यों एक मिनट जफर इस्लाम जी ऐसा बात कीजिए, एक करके बोलेंगे प्लीज। जफर इस्लाम जी रुक जाइए सर,
ये गलत आर्गुमेंट गलत है। मैं तो आप अपना आर्गुमेंट इसके बाद दे दीजिए। आप दे रहे हैं, तमन्ना जी दे रहे हैं, इसके बाद दे दीजिए। सब गलत। दर्शकों को तय करने दीजिए कौन सा आर्गुमेंट गलत है, सही है। इट्स नॉट रेलेवेंट, एक मिनट, इररेलेवेंट तो आर्गुमेंट। आप अपने समय पर अपना काउंटर आर्गुमेंट दे दीजिए और दर्शकों को तय करने दीजिए कि कौन सा आर्गुमेंट सही है, कौन सा गलत है, लेकिन हर एक को अपने आर्गुमेंट रखने का समय दे दिया जाए। तमन्ना जी, जो पार्टियां वहां पर लड़ी, जो बीजेपी से टूट कर गई, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, आप उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं और वही लोग आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो इसमें डील हुई है। हम यही कह रहे हैं कि गवर्नर ने हॉर्स ट्रेडिंग को पूरा मौका दिया। आलोक शर्मा जी, ये पार्टियां ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ नहीं लड़ी। नहीं, मेरा सवाल है कि ऐसा नहीं कि ये पार्टियां आपके साथ लड़ी। उत्तर तो देने दीजिए, आप सवाल ही सवाल करेंगे, काउंटर करने दीजिए। आप उत्तर नहीं देने दे रहे हैं, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ, आप दोनों लोग बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आलोक शर्मा जी, एक मिनट, मैं आलोक शर्मा जी, मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लड़ी और ये बिल्कुल सही है। एक तो नेता विजय सरदेसाई ने जाने क्या क्या कह दिया था मनोहर पर्रिकर जी को पूरे प्रचार के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पार्टियों ने कांग्रेस के समर्थन में चुनाव लड़े थे या वो आपकी बहुत ही प्रशंसा कर रही थी पूरे चुनाव के दौरान। बिल्कुल मानता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आज जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, अगर वो लोग आज बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, उन मनोहर पर्रिकर के खिलाफ जो बोला उन्होंने, उसके बावजूद मनोहर पर्रिकर को समर्थन दे रहे हैं, तो देश की जनता जानना चाहती है भाई क्यों दे रहे हैं। किसी को सीएम का लालच, किसी को गाड़ी का लालच, किसी को पैसे का, किसी को मंत्री पद का, क्या हुआ है? यही तो गवर्नर महोदय की यहाँ पर प्रॉब्लम रही है कि आपने चिट्ठियों के बेस पर किसी एक व्यक्ति को, जो अभी केंद्र में रक्षा मंत्री है, उसको आपने बुला लिया। अभी तो रक्षा मंत्री है वो, उसने रिजाइन भी नहीं किया है, उसके बावजूद आपने नौता दे दिया। ये पूरी तरह से गवर्नर चतुर्वेदी इसके लीगैलिटी पे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आलोक शर्मा जी, स्वरूपमा चतुर्वेदी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जफर साहब जी, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लड़े, अब एक साथ कैसे हो गए? अगर कांग्रेस को अपना बहुमत साफ करना था या साबित करना था तो इन्हीं पार्टियों की मदद लेनी पड़ती जो उनके भी खिलाफ लड़े हैं। तो क्या ये आर्गुमेंट स्टैंड करता है लीगली कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? क्या ये आर्गुमेंट स्टैंड करता है? स्वरूपमा चतुर्वेदी से मेरा सवाल है जी। देखिए, हमारे संविधान में 2 प्रावधान हैं जिसपे मैं आपका ध्यान लगाना चाहूंगी। अनुच्छेद 163 और 164 जो इस पर्पज से हमारे लिए रेलेवेंट है। बाकी बातें हम लोग कुछ भी करें, लेकिन जहां पे मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट की बात होती है, वहां पे राज्यपाल को पूरा विवेकाधिकार है, और जहां पे विवेकाधिकार है वो अपने विवेक से संविधान के अंतर्गत अगर किसी को बुलाते हैं अपनी संतुष्टि के बाद कि उनके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ये नहीं है कि लार्जेस्ट पार्टी का नेता हो, बात ये होती है कि जो हाउस है, जो असेंबली है, उसके लार्जेस्ट, उसकी मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस कमांड करता हो। जब हम कमांड करने वाला कॉन्फिडेंस का अगर डॉक्यूमेंट कोई ला देता है तो संविधान के अनुसार ये पूरी तरह संवैधानिक है। रही बात दूसरी जो आप कह रही हैं, आपका प्रथम क्वेश्चन था कि इलीगैलिटी अगर उनके खिलाफ लड़े, एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत क्लियर है उस पे कि अगर किस तरीके से लड़े, किस तरह से पार्टी चेंज करें, वो इश्यू यहाँ पे नहीं था। जो भी ग्राउंड्स लेके कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, स्वागत योग्य आया है, तो इसलिए उस पे हम लोग एकेडमिक डिस्कशन ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ये सवाल पूछ रही थी कि अगर आपके पास मेजॉरिटी थी, वहां पे तो लेटर लेके बीजेपी की गई थी, बट पूरी रात आपके पास थी, आप एफिडेविट बनवा के क्यों नहीं लाके हमें दिखा रहे हैं? आप 30 सेकंड में आपका केस फिनिश हो जाता है। ये सीजेआई का ऑब्जर्वेशन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि 30 सेकंड में आपका केस खत्म हो जाता है। आप एफिडेविट दिखा दीजिए कि वो जो कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी है, ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस वो नहीं दिखा पाई है। तो जहां तक संवैधानिकता की बात है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आज तक आए हैं, बल्कि जो उनकी पिटीशन में भी कोर्ट किए गए हैं, वो सारे इस समय राज्यपाल को समर्थन करते हैं और उनके स्टैंड को समर्थन करते हैं। क्योंकि फिर मैं बोलना चाहूंगी कि विवेकाधिकार की जहां बात होती है, मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये लिखा गया है अनुच्छेद 163 में कि राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निर्णय अंतिम होगा
और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसने अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और ये सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे जजमेंट्स में ये साबित हो चुका है कि जहां पे विवेकाधिकार है सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है इसको क्वेश्चन करने का। फिर सवाल आता है नैतिकता का। जफर इस्लाम जी, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है नैतिकता के बेसिस पर, वो ये है कि क्या गोवा की जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने, ये देखते हुए कि पुरानी सरकार के 8 में से 6 मंत्रियों ने चुनाव को हार लिया और उनमें से मुख्यमंत्री भी शामिल थे। तो क्या इस तरह से देखें तो गोवा की जनता ने बीजेपी की जो सरकार थी उसको रिजेक्ट नहीं किया, जो फिर से थोपी जा रही है उन पर? देखिए तमन्ना जी, 2-3 बातें कहूंगा। फर्स्ट कि ये कहना कि हम इलेक्शन में गए थे, हमारे खिलाफ कौन लड़ रहा था, उसके खिलाफ कौन लड़ रहा था, ये बिल्कुल आर्गुमेंट ही बिल्कुल गलत है। हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाउ दे हैव बीन इलेक्टेड, दे हैव टू सर्व द पीपल। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्राथमिकता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कांग्रेस का हाल। और उसके अलावा एक और बात बोलूंगा कि आप बीजेपी के बोल रहे हैं बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला कांग्रेस से भी ज्यादा। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। परसेंटेज ऑफ वोट इन फेवर ऑफ हायर देन कांग्रेस। दूसरे बोलते तो पहले शुरू हो जाते, लोगों को समझ में नहीं आता। एक को पूरा करने दीजिए जी। देखिए किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वहां की जनता ने बीजेपी को तो ज्यादा वोट मिले हैं परसेंटेज में कांग्रेस से। दूसरी बात, ये एक पॉइंट। दूसरी बात कि इलेक्टेड मेंबर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व द पीपल। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं किसको चीफ, दे हैव लस्ट फॉर पावर, दे कैन नॉट रीच देयर लीडरशिप। जहां लोगों को जो मंशा है सर्व करने की, जिनकी मंशा, वो लोग एक साथ आए, एक ग्रुप बनाया जो कि मेजोरिटी है, वो गवर्नर के पास गए। ये इनके पास मेजोरिटी होती, ये भी जाते हैं। इनके पास मेजोरिटी नहीं, कैसे करेंगे? फ्लोर ऑफ द हाउस में हम प्रूव करेंगे हमारी स्ट्रेंथ, और उससे ज्यादा क्या। और किसी तरह से भी देखिए तो हमने कोई वायोलेशन नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया है। और उसमें इस तरह के एलिगेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है जो इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे हारने के बाद अंगूर खट्टे होते हैं, बस वही उसकी मिसाल है कांग्रेस के लिए। आप अगर पंजाब में जीते तो ईवीएम मशीन आपके लिए अच्छी थी, आप यूपी में हार गए तो ईवीएम मशीन ही खराब हो गई। ऐसे इस तरह की बातें पूरे देश की जनता देख रही है कि हारने के बाद आपके लक्षण बदल रहे हैं और जीतने में आपके लक्षण दूसरे होते हैं। स्मिता प्रकाश जी, क्या अंगूर खट्टे हैं? कभी ईवीएम मशीन नहीं चल रहे हैं ठीक से, कभी गवर्नर अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या ऐसी स्थिति बन गई है कांग्रेस में कि वो एफिशिएंटली एक सरकार बनाने में नाकाम रहे? जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा एमएलए उनके पास थे। देखिए, जो आपके शो में जो वकील साहिबा हैं उन्होंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सही और क्या गलत है। बाकी रही बात नैतिकता अनैतिकता की बात चल रही थी, तो आप देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी, क्या जम्मू के लोगों ने पीडीपी को वोट दिया? क्या कश्मीर के लोग जानते थे कि बीजेपी होगी सरकार कोलिशन में? तो ये पोस्ट इलेक्शन कोलिशंस होती हैं। आप अगर देखेंगे 2004 में शायद या नहीं 1999 में कांग्रेस और एनसीपी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी महाराष्ट्र में, लेकिन शिवसेना बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस टाइम, लेकिन सरकार ना बन पाए इसलिए कांग्रेस और एनसीपी जुट के उन्होंने सरकार बनाया। तो क्या लोग चाहते थे कि एनसीपी और कांग्रेस एक साथ हो जाए क्योंकि अलग अलग लड़े थे? तो ये इलेक्शन के बाद वाला सीन है। आप अगर देखेंगे कि जब किसान रैली हुई थी यूपी में तो राहुल गांधी अखिलेश के खिलाफ कितने बयान दे रहे थे, बस कुछ ही महीनों के बाद एक साथ हो गए। तो ये सब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, इसमें लूप होल्स होते हैं कि सरकार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है क्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कोई भी गवर्नर नहीं चाहता। इसलिए जब उन्होंने बीजेपी को बुलाया और कहा कि आप मेजॉरिटी सिद्ध कीजिए, तो वो बिहाइंड द सीन्स पहले देखते हैं कि होते हैं कि नहीं इनके पास नंबर उन्हें इनवाइट करने से पहले। ये हर स्टेट में होता है, कोई भी गवर्नर नहीं चाहता क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर एक धब्बा होता है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, आई थिंक दे जस्ट डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस फॉर एनीथिंग। आज आप देखेंगे बाहर आके राहुल गांधी ने क्या कहा कि यूपी वाज नॉट सो बैड, रियली नॉट सो बैड। मतलब आप कहां थे, कहां पे आप समाजवादी पार्टी को नीचे ले आए अपने गठबंधन के कारण। तो आई थिंक दे रियली हैव टू रीथिंक ऑन देयर पॉलिटिक्स, ऑन देयर इलेक्शन। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त ये एक अलग सवाल है। तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त इसको थोड़ा सा किनारे रखते हैं और इस पर आते हैं कि गोवा में एग्जैक्टली हुआ क्या, और जो हुआ है वो इलेक्टोरल प्रोसेस और डेमोक्रेसी का हिस्सा है या नहीं। विनोद शर्मा जी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी की विजय सरदेसाई का एक कोर्ट में पढ़ रही थी और उनसे सवाल पूछा गया था कि आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि वो चले जाते तो शायद कांग्रेस को जितने नंबर चाहिए थे उनकी पूर्ति हो जाती थी। और उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें ऐसा अंदाजा है कि कांग्रेस के खुद के विधायक शायद आगे जाकर टूट जाएं और हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है, इसलिए हमने बीजेपी की तरफ अपना रुख किया और इसलिए हमने उनको प्रेफर किया। क्या कांग्रेस पार्टी की यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त कि अगर उनके पास एक पूरी मेजॉरिटी है तब तो ठीक है, वरना उनके साथ आने में हर कोई दो बार सोच रहा है? देखिए तमन्ना जी, आपके प्रोग्राम में बहुत सी बातें की जा रही हैं, सरकारिया कमीशन का हवाला दिया जा रहा है, ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि वो अडॉप्टेड कमीशन की रिपोर्ट है। सरकारिया कमीशन में तो बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, हम कई बरसों से उसको पढ़ रहे हैं और उसको रेफर कर रहे हैं। एक जमाने में पूरा विपक्ष जब इंदिरा गांधी राज किया करती थी तो सरकारिया कमीशन की बात करता था, पर जब विपक्ष की सरकार बनी तो किसी ने तवज्जो नहीं दी सरकारिया कमीशन पे। सरकारिया कमीशन तो ये भी कहता है कि जब गवर्नर नियुक्त होगा तो चीफ मिनिस्टर से बात करके नियुक्त करना चाहिए इन कंसल्टेशन, लेकिन वो सब बातें नहीं हुई। देखिए बदकिस्मती की बात है। हाँ, अब आते हैं हम गोवा पे और मणिपुर पे। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि मणिपुर में सरकार बनाने का कोई मॉरल राइट कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस वहां हारी है, उसको हराया गया है। उसी तरह से गोवा में सरकार बनाने का कोई मॉरल राइट नहीं है। पॉलिटिक्स इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन एट टाइम्स, इट हैज टू बी बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अबव कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बियॉन्ड जाना चाहिए। लेटर ऑफ स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इलेक्शंस हैव टू बी फेयर एंड फ्री। और हमने देखा है हमारे देश में यूपीए की जब सरकार 2004 में बनी थी, हमारे मित्र हैं शिवराज जी, वो इलेक्शन हार गए थे लेकिन उसके बाद वो गृह मंत्री हो गए थे। उसी तरह से मुझे याद है कि जिस तरह से अब मनोहर पारिकर की शख्सियत के आसपास ये पूरा व्यू रचना बीजेपी ने की थी और मनोहर पारिकर के नाम के बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई इलेक्शन गोवा में। तो मनोहर पारिकर को दोबारा लाया गया और उनको वहां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, क्योंकि देखिए पहली बार इतिहास में है कि किसी एक ऐसी पार्टी ने जिसने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसने डिसाइड किया कि आपका लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर कौन होगा। आपको याद है कि उसने डिसाइड किया है कि मिस्टर पारिकर विल बी द लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर, अगर उनको बनाओगे तो हम आपको समर्थन देंगे। ये उन्होंने शर्त रखी है। एक बात सुनिए, मैं इतिहास की एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जब 1996 में कांग्रेस पार्टी ने एनडीए को बोला, एनडीए को नहीं, यूनाइटेड फ्रंट को बोला कि हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको समर्थन लेंगे, जो कांग्रेस ने बोला कि हम आपको समर्थन देंगे अगर आपका ये लीडर होगा, तो उन्होंने बोला कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हमारा कौन लीडर होगा। तो उस वक्त समर्थन नहीं लिया गया, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति नियुक्त हुआ और उसने समर्थन लिया। देखिए सच्चाई है कि मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, न्योता नहीं मिलना चाहिए था। रही बात गवर्नर की, तो गवर्नर के पास बड़ा सिंपल उपाय था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दोनों जगह वो बुला लेते और मैं आपसे दावा करता हूं कि कांग्रेस अपना बहुमत सदन के पटल पे प्रूव नहीं कर पाती।
गोवा में भी नहीं कर पाती और मणिपुर में तो वैसे ही हारी हुई थी और प्री पोल अलायंसेस बीजेपी की थी मणिपुर में, वहां उनका बनता है हक सरकार बनाने का। लेकिन गोवा में ये जो सरकार बनी है ये अन्याय है मैंडेट के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया है, तो ये परंपरा जो है ना इसको हम एंडोर्स ना करें एनालाइज करके, इस परंपरा के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा क्या डिसाइड। देखिए सुनिए एक बात और, देखिए हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, अरे भाई 3 मेंबर वाली पार्टी का जो मंत्री है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, 3 है उनके लोग, वो डिप्टी सीएम हो गया और उनके और लोग भी मंत्री हो गए। लेकिन क्या ये रूल के खिलाफ है? क्या इनके लिए खिलाफ है? क्या ये रूल के खिलाफ है? जफर इस्लाम का रिस्पॉन्स, जफर इस्लाम का रिस्पॉन्स, इनके मुताबिक मणिपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए थी और गोवा में आपकी सरकार नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि जनता ने रिजेक्ट किया। जफर इस्लाम का रिस्पॉन्स सुन लीजिए जी। सब एक जैसे हैं। देखिए विनोद शर्मा जी का ये व्यक्तिगत की सोच है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक सिंगल लोन मेंबर भी चीफ मिनिस्टर बना है किसी एक स्टेट में, तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हमने कोई गलत किया, वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल नहीं। ये भी जानते हैं विनोद शर्मा जी। अब ये प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट है उसकी बात पे। ना तो आप प्रेसिडेंट की बेसिस पे आप कह सकते हैं हमने गलत किया, नहीं ना तो किसी, आप अगर देखिए विनोद शर्मा जी, अगर आप देखिए तो आप ये भी देखिए कि गोवा में भी हमें 7% 2-2.5% ज्यादा कांग्रेस से वोट पड़ा है, तो वहां की जनता हमें चाहती है वैसे भी। और वहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स एक बार इलेक्ट हो गए वो इलेक्शन से खत्म हो गया, इलेक्शन का फेज खत्म हो गया। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति इलेक्टेड मेंबर्स की कि वो उनको सर्व करना है। एक पार्टी में लड़ाई चल रही है कि लस्ट फॉर पावर, कौन चीफ मिनिस्टर बने कौन नहीं बने, इतनी इंस्टेबिलिटी। और एक तरफ है कि एक लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि जिनकी चाहे वो अलग साथ न लड़े हो, लेकिन उनकी मंशा एक है कि हमें सर्व करना है। तो ऐसे में आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो गवर्नर के पास मेजोरिटी है, ग्रुप है, सब कुछ है। अच्छा, जहाँ तक नैतिकता की बात कर रहे हैं और चुनाव नतीजों के बाद दुश्मन कैसे दोस्त बन जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम याददाश्त को रिवाइंड करें। एक मिनट, थोड़ा सा याददाश्त को रिवाइंड करें कि एग्जिट पोल्स जिस दिन आए थे उस दिन एक ऐसा बयान आया था अखिलेश यादव की तरफ से जिससे संकेत मिल रहे थे कि वो बीएसपी को भी अपने साथ जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, एक महागठबंधन बनाने के लिए, यानी बीजेपी को बाहर रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। ये अलग बात थी कि ऐसा मौका उनको नहीं मिला। तो क्या ऑल इज फेयर इन इलेक्शंस? और फिर दूसरा बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर, क्या इसी तरह चलते रहेगा? जो हाथ में उनके आने वाला था वो भी छूट गया। क्या गोवा और मणिपुर बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की हार है? आत्ममंथन का समय आ चुका है। इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस पार्टी के हाथ से गोवा भी निकल गया है और मणिपुर भी निकल गया है। मणिपुर में तो ये खबर है कि अब दावा भी नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की, और वहां पर भी कल शपथ ग्रहण लिया जाएगा और बीजेपी की सरकार मणिपुर में भी बनेगी। ये बीजेपी की हार है, जीत है या कांग्रेस की हार? क्या कांग्रेस ने अपने हाथों से इन दोनों राज्यों को फिसलने दिया? ये सवाल अब हम पूछ रहे हैं, लेकिन इसके पहले पीडीटी आचार्य जी, 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का जो बयान था इस पूरी प्रक्रिया पर, और ये अंग्रेजी में है तो मैं पूरा अनुवाद नहीं कर रही हूं, लेकिन कुल मिलाकर जो हमें समझ में आया वो कह रहे हैं कि जब किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन ये हर केस में लागू नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसे कैंडिडेट को बुलाया है जो सबसे बड़ी पार्टी से नहीं है लेकिन वो दावा कर पा रहा है, यानी वो क्लेमेंट बन पा रहा है। इसके मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कल कि एक इंडिपेंडेंट चले जाए गवर्नर के पास और कहे कि देखिए मेरे साथ ये सारे एमएलए खड़े हैं, और उनका दावा भी गवर्नर को एक्सेप्ट करना होगा अगर वो पहले पहुंचे। देखिए कई प्रेसिडेंट्स अवेलेबल है, तो लेकिन जो
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने का जो डिसीजन होता है वो कई बार हुआ है। वो इसलिए है कि उसमें एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये है कि जब किसी का बहुमत नहीं होता है तो फिर गवर्नर क्या करेंगे। तो गवर्नर एक रीजनेबल स्टेप ये होगा कि गवर्नर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाले को बुलाए, अगर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और अगर वो बना सकते हैं, वो दावा करते हैं, तो उनको मौका दिया जाता है। ये इसमें एक प्रिंसिपल ये है कि गवर्नर रीजनेबल तरीके से, फेयर तरीके से एक डिसीजन लेते हैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पर जी ना। अगर गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, वो किस आधार पर? लेकिन यहाँ पर सर बस मैं एक सेकंड इंटरप्ट करूंगी। यहाँ पर गवर्नर ने बुलाया नहीं, दूसरी बड़ी पार्टी उनके पास पहुंच गई समर्थन के पत्र लेकर, और सबसे बड़ी पार्टी को किसी ने रोका नहीं कि उसके बाद वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये दावा नहीं किया, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। नहीं, ठीक है, वो मैं मान लिया। वो बात ये है कि जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो ये है कि गवर्नर, हम किसी के बहुमत न मिलने पर गवर्नर बड़ी पार्टी को पूछते हैं। तो ये पूछने का ये जो तरीका है, ये प्रक्रिया जो है जी, ये मेरे ख्याल से ऐसा होगा जब आपके पास कोई शायद आपको क्लैरिटी नहीं है गवर्नर को कि मेजोरिटी किसी ग्रुप के पास है, इस बेसिस पे बुलाए तो समझ में आता है। यहाँ पर वो क्लैरिटी है कि ग्रुप के पास मेजोरिटी है, तो क्यों ऐसा आप कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात कर रहे हैं? यहाँ पर मेजोरिटी तो है नहीं, आपके जो नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए कि वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। सरकार तो आचार्य साहब के स्टेटमेंट नहीं, आचार्य साहब का स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि गवर्नर को बुलाना चाहिए ऐसे इवेंट में जिसके पास कोई अगर कोई मेजोरिटी कोई क्लेम नहीं कर रहा। हम तो क्लेम कर रहे हैं मेजोरिटी, गवर्नर को उसी को बुलाया जिसने बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो झगड़ा है उसमें पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है और कन्वेंशन से, उसी के बेसिस पर बोल रहा हूं। मैं इस पॉलिटिकल डिस्कशन में मेरा कोई इंटरेस्ट तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे है। ठीक है, वो अपना व्यू दे रहे हैं, अलग अलग तरीके अगर ऐसा एक तरह से आलोक शर्मा, अब तो एक तरह से ये एकेडमिक क्वेश्चन रह गया है। गवर्नर ने जो डिसीजन लिया है, आप जो सोच रहे हैं वो आप एकेडमिक क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन ये जरूरी सवाल इसलिए है देखिए ना, आप क्योंकि ये भी एक प्रेसिडेंट बन गया है। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, देखिए एक मिनट, ये जरूरी करना चाहता हूँ, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, सवाल करना वो ये है कि अभी तो ये क्लैरिटी के लिए चाहिए। अभी तो मुझे थोड़ा बात को पूरा करने दीजिए। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि गोवा का जो इश्यू है वो चैप्टर एक तरह से क्लोज हो गया। अब गवर्नर ने जो डिसीजन दिया है वो तो फाइनल है, उसमें अभी कोई चैलेंज करने का सवाल ही नहीं। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया था, वो चैप्टर क्लोज हो गया। वो तो एकेडमिक इश्यू ही बन गया है। नहीं, ये लेकिन एकेडमिक इश्यू है, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी एक प्रेसिडेंट सेट करता है। गवर्नर की नियुक्ति जिस तरह से होती है वो होती रहेगी, उसमें एक पॉलिटिकल एंगल है और आगे भी सरकारें बनती रहेंगी, इलेक्शंस होते रहेंगे, गवर्नर के रोल पर सवाल है। लेकिन कम समय में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आना चाहती हूँ आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, आचार्य जी भी कह रहे हैं कि ये अब एकेडमिक क्वेश्चन है, इनकी सरकार बन गई। आप लोग इस समय क्यों नहीं मान लेते कि एक बड़ा गूफ अप हो गया गोवा में और दिग्विजय सिंह जी इसके लिए जिम्मेदारी ले, राहुल गांधी जी इसके लिए जिम्मेदारी ले? आपके खुद के नेता ये बोल रहे हैं। जेनिफर मॉन्सेराटे ने कहा कि दिल्ली के जो नेता हैं उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी। विश्वजीत पी राणे ने कहा कि सीएम की लड़ाई में आप लोग लगे रहे। सैवियो रोड्रिगेज ने कहा, जो गोवा माइनॉरिटी कांग्रेस के है, आपके नहीं है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि इनकी गड़बड़ी हो गई। एक आपकी बड़ी नेता ने दिग्विजय सिंह का इस्तीफा भी मांगा है। तो अगर इसको देखें कि नितिन गडकरी को कमान दी गई थी बीजेपी के लिए कि वो सरकार बनवाए, दिग्विजय सिंह को आपकी पार्टी से ये काम दिया गया था, नितिन गडकरी अपने काम करने में सक्सेसफुल रहे हैं और दिग्विजय सिंह नहीं कर पाए। ये बात आपको मान लेनी चाहिए आलोक शर्मा जी।
सवाल पूरा हो गया तमन्ना जी? जी पूरा हो गया सवाल था। पिछली बार जो पूछा था उसका तो आपने उत्तर ही नहीं लिया, और सोनिया जी का नाम ही भूल गए आप, उनको भी माफी मांग लेनी चाहिए। जवाब का इंतजार है सर। हाँ भाई, नहीं, जवाब का इंतजार है। आप जवाब प्रश्न करते हैं, फिर ब्रेक पे चले जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कौन सा प्रश्न किया था। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भविष्य के लिए भी अब एक ये पैमाना तय हो गया है कि गवर्नर जो हैं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे, रातों रात किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, 3 लोगों की पार्टी वालों को सबको मंत्री बना दिया जाएगा, और नैतिकता के आधार पर भी और लीगली भी हम स्टूडियो में डिस्कशन करेंगे कि अब तो ये एकेडमिक क्वेश्चन रह गया है, जो होना था वो तो हो ही गया है। आगे के लिए, भविष्य के लिए तमाम रास्ते ऐसे खुल जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज ये है, लस्ट फॉर पावर की बात अभी आई थी। अरे भाई, रक्षा मंत्री है एक व्यक्ति जिसको 2.5 साल तक वहां पर मुख्यमंत्री रहा, वो फेल हो गया, उसको आपने कहा कि नहीं अब ये बहुत अच्छे रक्षा मंत्री बनेंगे, फिर उनको रक्षा मंत्री से उतार कर इंडिपेंडेंट एमएलए ये कहते हैं कि यही सीएम बनेगा हमारा। आलोक शर्मा जी, मेरे सवाल के जवाब का अभी भी इंतजार जारी है सर। सवाल पे भी आ रहा हूँ आपके जफर इस्लाम जी, रुक जाइए, बीजेपी अगर दे सकती है तो बीजेपी से ले लीजिए आंसर। नहीं, आप ही से मुझे चाहिए, पर इनसे क्या पूछूं कि बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हम आलोक शर्मा जी जवाब दोनों लोग ही बोलते रहिए ना, आप बात कर रहे हैं, डिबेट कराते हैं। जफर इस्लाम जी प्लीज रुक जाइए 2 मिनट, बिकॉज बहुत लेट हिम आंसर। मैं शॉर्ट में पे पूछती हूँ फिर से, अगर लंबे सवाल में कंफ्यूजन हो गया। क्या कांग्रेस पार्टी को माननी चाहिए कि ये गूफअप रहा, गोवा का बड़ा गूफअप था? शॉर्ट सवाल। मैं समझता हूं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, लेकिन इसको देखने के 2 पहलू हैं। क्या हम हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते बीजेपी की तरह? क्या हम भी उन लोगों को कहते कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, आपको बड़ी गाड़ी देंगे, आपको ये देंगे, आपको राज्यसभा दे देंगे? क्या अगर कांग्रेस पार्टी इस रास्ते पर चलती तो जरूर हम हार गए हैं, और हम नैतिकता के आधार पर इस हार को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आगे के लिए जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक रास्ते बीजेपी ने पैदा कर दिए हैं, कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती। तो एक समय कम है, एक और बात का जवाब दे दीजिए। तो आप इन लोगों को एग्जैक्टली क्या ऑफर करते हैं? एक कांग्रेस को लेकर नहीं, एक मिनट जफर साहब जी, ये जरूर है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपने उनको मंत्री के पद दे दिए, गाड़ी दे दिए, तो आप एग्जैक्टली क्या कहते हैं इन पार्टियों को? वो क्यों आते हैं आपके साथ, किस आधार पर आते हैं? और वो आप उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाते? पिछले 5 वर्षों में जो गोवा के अंदर भ्रष्टाचार फैला, अव्यवस्था फैली, जिस तरह की गवर्नेंस वहां पर रही, उससे हम बेहतर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर जाते। लेकिन गवर्नर महोदय को इतनी जल्दी थी कि रक्षा मंत्री जा रहे हैं चार्टर्ड प्लेन से, सब इधर से उधर उड़ रहे हैं, पूरे देश ने देखा है क्या हुआ है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि सब चिट्ठियों के आधार पर सब कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट के आधार पर। अरुणाचल में क्या हुआ था, एक बैंक्वेट हॉल में गवर्नर ने बैठ के एमएलए की मीटिंग ले ली। क्या लोकतंत्र की हालत खराब कर रहे हैं आप लोग? लोकतंत्र के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। नहीं, फ्लोर टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा? आपने पूरा हॉर्स ट्रेडिंग का मौका दे दिया, अब कह रहे हैं कि साहब फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? हम फ्लोर टेस्ट होगा, हम उसमें। अरे आपने किसी को मंत्री पद दे दिया, किसी को मिठाई दे दी, किसी को रेवड़ी दे दी, अब कह रहे हैं साहब हम फ्लोर टेस्ट जीत लेंगे। लोकतंत्र की हत्या कर दिया आपने। यही न्यू इंडिया है आपका। कांग्रेस से कोई अलायंस, लालच, खरीद, फरोख्त, धनबल, बाहुबल, पार्टी नीचे मणिपुर के एमएलए को अध्यक्ष कर दिया वहां पर। दूसरे गलत है, अनैतिक है, क्या विक्टिम कार्ड लेकर कांग्रेस अपनी जगह सुधार सकती है? अंत में ये सवाल है, हमने पूछा था आपसे कि क्या कांग्रेस ने अपने हाथ से ये दोनों राज्यों को जाने दिया? 85% कह रहे हैं हाँ। शायद कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी का अगर राजनीतिक तौर पर मुकाबला करना है तो एक नया गेम प्लान चाहिए। वो रुकेंगे कि उनके पास जीत चलकर आ जाएगी, ऐसा शायद आसानी से नहीं होने वाला है। नई स्ट्रैटेजी चाहिए एक न्यू इंडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।